हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास लेक्चर में, जहां पे हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हमारा लेक्चर 77 है एंड विल बी प्रैक्टिसिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम जीएस 1 विच विल बी रिलेटिंग टू आर्ट एंड कल्चर डोमेन। आर्ट एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे जीएस 1 के सिलेबस में मेंशनड है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसको अच्छे से कवर करें। एंड जो सिविल स्टाफ टीम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बिलीव करती है, क्योंकि यूपीएससी के जो इनसाइट्स हैं, इनसाइट्स टू यूपीएससी के, यूपीएससी क्या पूछती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, ये सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बहुत अच्छे से समझ लगता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही क्वेश्चंस की डिमांड समझते हैं, यूपीएससी की डिमांड समझते हैं एंड वी प्रैक्टिस राइटिंग मेंस आंसर। तो इससे पहले कि आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर अ डियर एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमने प्रीलिम्स 2020 के लिए टीम सिविल स्टाफ ने परिश्रम 2020 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें आपको हर महीने 2 टेस्ट मिलते हैं। These tests will cover your all important current affairs from the month of May 2019 to May 2020 एंड अलॉन्ग विद दैट जो 2017 और 2018 के भी कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2020 के लिए, वो भी इस टेस्ट सीरीज में कवर्ड रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको 24 टेस्ट देगी। इसमें 100% कवरेज रहेगी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम important sources such as The Hindu, Indian Express, PIB, PRS, LiveMint, etc. एंड इसमें फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मोस्ट यूनिक फीचर इस टेस्ट सीरीज का है, वो ये है कि हम जब प्रीलिम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो फॉर्डर मटेरियल बनता है हमारा मेंस के आंसर राइटिंग का। इस चीज़ को हमने कई बार हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। एंड अपने जिज्ञासा के इनिशिएटिव में भी वी ऑफन डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ प्रीलिम्स फैक्ट्स कैन बी यूज्ड एज मेंस फॉर्डर मटेरियल। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 100 क्वेश्चंस में से कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे मेंस फॉर्डर डायरेक्टली यूज हो सकता है मेंस के आंसर में, एंड वो हमने स्पेशली हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो आपको मेंस की तैयारी के लिए आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्डर मटेरियल, आपका आर्सेनल पूरा रेडी हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस टेस्ट सीरीज का। सो दिस टेस्ट सीरीज की इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। एंड सिंस टीम सिविल स्टाफ इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे वीक, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस वीक, तो उसके लिए वी आर ऑफरिंग आवर डियर एस्पिरेंट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन दिस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 2 मोड्स में अवेलेबल है, जिसमें कि मोड 1 में आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। इन द वीडियो सॉल्यूशंस विल बी लेइंग एम्फेसिस ऑन ऑन द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, जहां पे हमने ट्रैप से बचना होता है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गेस कैसे लगाना है। आपके में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो आंसर करते वक्त, क्वेश्चन का सॉल्व करते वक्त 2 ऑप्शन बहुत आराम से एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 उनकी बच जाती है, ठीक है। उस केस में आपको किस तरह से सोचना है कि जिससे कि आपका करेक्ट आंसर पे आप रीच कर सकें, तो वो सारी चीजें हमने वीडियो सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन कर रखी है। इन वीडियो सॉल्यूशंस के साथ साथ मिलेंगे आपको डाउनलोडेबल क्वेश्चन पेपर एंड अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन फाइल। दिस विल बी डाउनलोडेबल, ठीक है। सेकेंडली, हमारा एक और इसका ऑल्टरनेट मोड है कि जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, बट यू विल बी गेटिंग downloadable question paper, detailed comprehensive explanation, right, and you will be able to give online quiz as well in both these modes, right। तो इन दोनों पे 15% ऑफ है। इट विल बी वैलिड फ्रॉम 7th August to 15th August 2019 एंड फॉर टू अवेल दिस ऑफर यू हैव टू टाइप द कूपन कोड India15 while purchasing this test series। तो फ्रेंड्स, इसके डिस्क्रिप्शन जो हैं वो लिंक्स में इसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। वहां पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सैम्पल सोल्यूशन के भी लिंक्स मिल जाएंगे, तो उनको क्लिक करके गो थ्रू द क्वेश्चंस, गो थ्रू द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट विल बी प्रोवाइडिंग एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। एनरोलमेंट करने के लिए भी जो लिंक्स आपको चाहिए, ऑल दोज लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। डू टेक अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2014 का, ठीक है। इट वाज फ्रॉम GS1 एंड द डोमेन इज, एज वी मेंशन्ड अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, आर्ट एंड कल्चर। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गंधारा स्कल्पचर, और ये क्वेश्चन कह रहे कि गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स, एक्सप्लेन। हिंदी में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये कह रहे हैं गंधार मूर्तिकला रोमन निवासियों की उतनी ही ऋणी है जितनी कि ये यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी में ऐसा होता है कि ये आप अगर इस क्वेश्चन को
सरफेस लेवल पे देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, बट अनलेस एंड अनटिल वी पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस इन यूपीएससी क्वेश्चन बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तब तक हम उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ नहीं पाएंगे। और अगर क्वेश्चन की डिमांड हमें नहीं पता तो उसको आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है किसी भी मेंस क्वेश्चन की, एंड आई होप आप 2 क्वेश्चन एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, पहले सबसे पहले अंडरलाइन द कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड देन स्टार्ट राइटिंग। एक बार अगर आपको समझ लगी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसका आंसर लिखना आपके लिए काफी आसान बन जाता है, उसको स्ट्रक्चर देना आसान बन जाता है, और स्ट्रक्चर देने से कंटेंट जो है वो अपने आप लिमिटेड कंटेंट भी अगर है आपके पास, उसको भी आप प्रॉपरली मोल्ड करके एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस के साथ लिंक्ड कैसे है। अगर हम सिलेबस के साथ लिंकेज ड्रॉ करके अपने मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, तो उससे हमें इंपॉर्टेंस पता लगेगी सिलेबस में मेंशन एक एक टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, सिलेबस में GS1 के अंडर एक फ्रेज मेंशन्ड है, इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो गंधारा स्कल्पचर इज एन आर्ट फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, ठीक है, और इसके सेलिएंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। ये सेलिएंट एस्पेक्ट्स के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंधारा स्कल्पचर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे उनके ऊपर रोमन और ग्रीक के इन्फ्लुएंस की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा कि गंधारा जो है इसको हम ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। तो ये चीज तो साफ जाहिर है कि इस पे ग्रीक एंड रोमन का इन्फ्लुएंस था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस के जो फीचर्स हैं उनको एन्यूमरेट कीजिए, उनको एलैबोरेट कीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये आते हैं, हाँ, इनको यूज हम करेंगे अपने आंसर लिखने में, लेकिन जो पूछा गया है हमारे आंसर की टोन वैसी होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको समझने के लिए इसके कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, दे आर गंधारा स्कल्पचर ओड, इट ओड मतलब वो ऋणी था, एज मच टू रोमन्स, रोमन्स का भी उतना ही था जितना ग्रीक का था। और इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब कि ये इस क्वेश्चन की टोन कुछ ऐसी है कि जनरली ये मान्यता रहती है कि गंधारा स्कल्पचर जो है वो ग्रीक्स की ज्यादा देन है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो बना वो, लेकिन इंडिया में ग्रीक्स का जो इन्फ्लुएंस था ये उसकी देन है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, रोमन्स की भी उतनी ही देन है इस स्कल्पचर फॉर्म को जितनी की ग्रीक्स की है। तो हमारे आंसर में हमारी टोन ऐसी होनी चाहिए कि हमने ये दिखाना है कि ग्रीक्स का ये इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन हाँ, इसमें जो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या फिर कह लीजिए फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ये फीचर्स रोमन्स के थे, और इन फीचर्स की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि गंधारा स्कल्पचर रोमन निवासियों का भी उतना ही ऋणी था जितना कि वो ग्रीक्स का था, ठीक है, यूनानियों का था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज हमें तभी समझ लग पाएगी अगर हम यहाँ पे कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कीवर्ड समझ लग गए। एंड नाउ लेट्स सी कि डायरेक्टिव क्या है। डायरेक्टिव बहुत ही सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डायरेक्टिव यहाँ पे यूज है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन में वी इलैबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, या फिर इसको कह लेते हैं हम टेक्निकल भाषा में थोड़ा स्मार्ट, इफ वी वांट टू साउंड अ बिट स्मार्ट, वी विल यूज द वर्ड सब्सटेंशिएशन, कि वी विल बी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब सबूत या तथ्य, आधार, किसी मूल्य आधारों के बेसिस पे हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ लग गई है। तो अब क्वेश्चन की डिमांड जब हमें समझ लग जाती है, फिर हमें इसका डेवलप करना होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो स्ट्रक्चर में तो हमारे पास बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपको 150 वर्ड्स में ही पूरा आंसर लिखना है। अगर आप 100 वर्ड्स में भी इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय यूपीएससी आंसर चेकर, ठीक है। और वहां पे हो सकता है जिसने 150 वर्ड्स लिखे हैं, अगर उससे बेटर मार्क्स मिल जाए आपको, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू जस्ट add words just to maintain the word limit, ठीक है। अगर कम वर्ड्स में आपका आंसर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है तो यू विल गेट मार्क्स। तो यहाँ पे इफ वी गिव 20 वर्ड्स टू इंट्रोडक्शन, 20 to 30 वर्ड्स टू कंक्लूजन, या 20 to 30 वर्ड्स टू इंट्रोडक्शन, तो बॉडी के लिए हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, वी कैन गिव अराउंड 40 to से दिस इज 60, 100 and 40 to 75 वर्ड्स अराउंड,
ठीक है, ये देख लेना 150 वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में 90 वर्ड्स, 40 टू 90 वर्ड्स, ठीक है, दिस विल बी 40 टू 90 वर्ड्स डिपेंडिंग कि आपके पास कंटेंट कितना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर हमने अच्छी दे दी और उसमें हमने डिपिक्ट कर दिया कि हम अपनी बॉडी में क्या लिखने वाले हैं, तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट बन जाएगा, वो हमारा आंसर पढ़ेगा, और हमारे अगर पॉइंट्स भी वैलिड हैं तो उसको पढ़ने में मजा आएगा, तो उसमें यू विल डेफिनेटली गेन एन एज। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार होगा कि जो आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, इस आंसर के 3 पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी के फर्दर 2 पार्ट्स हो सकते हैं जहां पे हम अलग अलग बता सकते हैं कि ग्रीक्स का ये इन्फ्लुएंस था, रोमन्स का ये इन्फ्लुएंस था, एंड देन वी कैन मर्ज दीज बोथ पार्ट्स बाय डिपिक्टिंग कि कैसे रोमन्स की भी उतनी ही इन्फ्लुएंस थी जितनी ग्रीक की थी। ठीक है, और उससे हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन स्टार्ट सच काइंड ऑफ आंसर बाय राइटिंग अ जनरल इंट्रोडक्शन। या तो गांधारा आर्ट की आप जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि गांधारा आर्ट का जन्म कहाँ पे हुआ, वो कहाँ पे डेवलप हुआ। ठीक है, और वहां पे जब डेवलप हुआ तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस पे ग्रीक्स और रोमन्स का इन्फ्लुएंस आया। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, जैसे कि पंजाब के जो आज का पेशावर है, वहां पे ये आर्ट फॉर्म डेवलप हुई थी, और वो वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया के एंशियंट टाइम से, वहां पे अलग अलग इन्वेडर्स आते थे, ग्रीक्स भी आए, ग्रीक्स अपने साथ ग्रीक और रोमन कल्चर लेके आए, तो उसका इन्फ्लुएंस गांधारा आर्ट पे देखने को मिला। यहाँ तो इस प्रकार आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इसकी हिस्ट्री या इसकी बैकग्राउंड को लेके, या फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ऑन इंडियन आर्ट फॉर्म, कि इंडिया का जितना भी आर्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का कोई ना कोई प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है, चाहे वो गांधारा हो, ठीक है, या फिर कोई और आर्ट फॉर्म हो। तो जनरल एक ऐसी डेफिनेशन बना के आपने एक जनरल कोट, ऐसी स्टेटमेंट बना के यू हैव टू से कि गांधारा इज नो सच एक्सेप्शन। उसके बाद यू कैन प्रोसीड टू योर बॉडी। बॉडी में जैसा कि हमने बताया कि हमने ग्रीक रोमन को अलग अलग बता के वी हैव टू कन्वर्ज देम एंड डिपिक्ट के हाउ रोमन्स वर इक्वली important for the influence to influence Gandhara sculpture. इसके बाद conclusion में we can give a very simple conclusion कि in the light of these facts it can very well be said कि Gandhara sculpture actually owed as much to Romans as to Greeks. ठीक है, और एक सुंदर लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो बेस था, ठीक है, वो इंडिया में मिला। ठीक है, इसको डेवलप किया ग्रीक्स ने, और इसके ऊपर जो सुंदरता डाली वो डाली रोमन्स ने। तो ऐसे करके भी अगर आप कुछ अच्छी लाइन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके क्या बॉडी में क्या कंटेंट हम लिख सकते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं अब। तो इंट्रोडक्टरी लाइन देखिए कुछ ऐसी हो सकती है आपकी, दैट द रिचनेस ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज अ कल्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके, कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर इंडिया का तो इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन बाकी दुनिया का भी रहा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ कि इंडिया के ऊपर अलग अलग सभ्यताओं का इम्पैक्ट रहा, तो उसको मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखिए रीजन वर्ड लिखते हैं। अब देखिए आंसर के भी कीवर्ड्स होते हैं, अगर क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं तो आंसर के भी कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने मेंस के आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं। इफ समवन इज राइटिंग दैट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज अ कल्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसकी बजाय अगर डिफरेंट सिविलाइजेशंस आप लिख दें और वो GS1 में आप लिख रहे हैं आंसर, आपके आंसर की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो चॉइस ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वर्ड्स आप यूज करते हैं अपने मेंस के आंसर को लिखने के लिए, तो यूज दोज वर्ड्स ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। आधे आधे नंबर हर एक क्वेश्चन में भी अगर आपके आधे आधे नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, आधा आधा नंबर बढ़ रहा है, तो 10 नंबर एक पेपर से बढ़ रहे हैं, और 4 पेपर में 40 नंबर बढ़ रहे हैं, और 40 नंबर में गेम इधर की उधर हो जाती है मेंस में। ठीक है, तो यूज सच वर्ड्स। ठीक है, दीज आर वेरी टिपिकल एंड वेरी रिफाइंड वर्ड्स फॉर मेंस। इसके बाद या तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जर्मिनेटेड इन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसकी लोकेशन, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो उसका प्रदर्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक फॉर्डर मटेरियल है, ठीक है, इससे आप अपनी एक तरह से नॉलेज डिपिक्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो वजन डाल रहे हैं आप अपने आंसर में, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट नियर मॉडर्न डे पेशावर विच वाज अ हॉटस्पॉट ऑफ सेवरन फॉरेन इन्वेजन्स, इट वाज हियर दैट ग्रीक इन्वेडर्स they brought with them the traditions of Greek and Roman sculptors which influenced the local tradition and ultimately led to the birth of Gandhara School of Art। ठीक है, तो ऐसी भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। इट विल डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड द वे यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर आंसर। ये लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इन अराउंड 20 to 30 वर्ड्स, इफ आई वुड हैव टू राइट, आई वुड प्रेफर दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है, क्रिस्प है, और मेरा पर्पस सॉल्व कर रही है, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इसको लिखने में। ठीक है,
एंड इसके बाद हम एक कनेक्टिंग लाइन ऐड करेंगे, उसके बाद विल गो टू द बॉडी. कनेक्टिंग लाइन में वी कैन राइट दैट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गंधारा स्कूल owed as much to Romans as to Greeks, which can be explained in the light of the following facts. अब देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी का एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन जब चेक कर रहा है, जब आपका आंसर चेक कर रहा है, अगर उसको जो वर्ड्स क्वेश्चन में यूज हुए हैं, ठीक है, अगर वो ही वर्ड्स उसको आंसर में भी नजर आएंगे तो उसको एक रीएश्योरेंस मिलती है दैट द कैंडिडेट इज एक्चुअली आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड नॉट राइटिंग जस्ट रैंडम फैक्ट्स. तो तभी हमने आंसर में भी यही फ्रेज यूज की कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि गंधार स्कूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, रिमार्केबल फीचर्स हैं जो उसको बाकी आर्ट फॉर्म से डिस्टिंग्विश करते हैं. एंड दीज फीचर्स आर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स. ये क्वेश्चन से ही फ्रेज हमने ली ताकि लगे कि हम आंसर इसी क्वेश्चन का कर रहे हैं. विच कैन बी एक्सप्लेन्ड. अब ये डायरेक्टिव को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अब एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं. क्यों? क्योंकि हमसे पूछा, एक्सप्लेन करने को कहा गया, हमें एक्सप्लेन करने को कहा गया. अगर यहां पे होता विच कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज, तो फ्रेंड्स वहां पे अगर बहुत ही टिपिकल यूपीएससी का एग्जामिनर हुआ तो वो इरिटेट हो जाएगा. ठीक है, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स अगेन फ्रेंड्स यहां पे भी उसी चीज पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर इन मेंस. अब फ्रेंड्स बॉडी में क्या लिखना है उससे पहले एक, आई होप आपको क्लैरिटी है कि गंधार के ऊपर, गंधार आर्ट के ऊपर ग्रीक और रोमन का इन्फ्लुएंस था. ग्रीक इन्फ्लुएंस कैसे देखने को मिलता है कि इनके जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे जैसे अपोलो एंड हरक्यूलिस एटसेट्रा, दीज आर ग्रीक गॉड्स एंड डेमी गॉड्स, जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जैसे वेवी हेयर, वेवी या कर्ली हेयर, ठीक है, ड्रेपरी ये काफ़ी यूज़ करते थे एंड अदर सिमिलर थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिस थीम पे, जिस भावनाओं से इनके स्कल्पचर्स का निर्माण हुआ था ग्रीस में, उसी भावना से बुद्धा की कई स्कल्पचर्स देखने को मिल सकते हैं इंडिया में. ठीक है, आप एक आधा बुद्धा का स्कल्पचर अगर आपको याद रह जाता है तो ब्रैकेट में या एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको भी लिख सकते हैं कि देखो ग्रीक फीचर्स यहाँ पे साफ दिख रहे हैं, तो उससे भी वैल्यूएडिशन हो सकती है आपके आंसर की. सेकेंडली ये तो बात हुई विजुअल सिमिलैरिटी की या विजुअल इन्फ्लुएंस की. दूसरी बात हम करेंगे टेक्निक यूज्ड की. टेक्निक यूज्ड में स्टक्को प्लास्टर टेक्निक, इसके बारे में आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए आई होप आपने पढ़ रखा होगा. तो स्टक्को प्लास्टर टेक्निक जो है ये ग्रीक्स यूज करते थे अपने स्कल्पचर्स को बनाने के लिए. तो ये भी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में भी इसी का यूज हुआ था. रोमन्स के ऊपर अगर आए तो यहाँ के इनके मोटिव्स, इनकी टेक्निक्स फ्रॉम क्लासिकल रोमन आर्ट, इनको भी डिप्लॉय किया गया गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में. इसके बाद जो रोमन आर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे कि वाइन स्क्रोल्स, अभी हम जब आंसर डिस्कस करेंगे वील सी द पिक्चर्स कि ये बेसिकली है कि व्हाट आर वाइन स्क्रोल्स, चीरब्स विद गार्लैंड्स, ट्राइटन्स एंड सेंटोस. अगर आप गंधार स्कल्पचर्स को देखेंगे, डू गो टू इंटरनेट एंड वॉच सर्टन गंधार स्कल्पचर्स, तो वहां पे यू विल सी कि ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम रोमन इन्फ्लुएंस. अब फ्रेंड्स देखिए, प्रीलिम्स के ऊपर अगर गंधार के ऊपर क्वेश्चन आ गया, गंधार आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बाइब्ड फ्रॉम द रोमन कल्चर इनटू द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है, वहां पे ऑप्शंस दी होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी थी. एंड क्योंकि वो आपने तैयार किया अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो देखिए मेंस में कैसे आपको यूज करना पड़ सकता है. तो प्री और मेंस की बैलेंस तरीके से तैयारी अगर करेंगे तो ओवरऑल यूपीएससी में सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. तो चलिए बॉडी में देखते हैं. बॉडी में वी कैन लेयर आर आंसर, क्योंकि जितनी आप स्ट्रक्चरिंग करेंगे, जितनी लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग मतलब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड देन पॉइंट्स. ठीक है, जितना आप इस तरह से अपने आंसर को बनाएंगे, एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा टू चेक योर आंसर. उसको ऊपर से ही दिख जाएगा कि ओके दिस किड हैज रिटन ग्रीक इन्फ्लुएंस. फिर उसने विजुअल सिमिलैरिटी की बात की कि कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है, फिर टेक्निक यूज में बात की कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है. तो उसको ऊपर से देख के अगर पता लग जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा, तो वो खुश होगा, खुश होके वो नंबर ज्यादा देगा. ठीक है, तो ये लेयरिंग, इसको हम लेयरिंग कहते हैं. लेयरिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, राइट. तो लेट्स सी, विजुअल सिमिलैरिटी में गंधार स्कल्पचर वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक मैथोलॉजी एंड स्कल्पचर ऑफ ग्रीक गॉड्स. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मैन गॉड, जैसे कि अपोलो या और इनके जो गॉड्स हैं, देवर पोर्ट्रेड एज ह्यूमंस. ठीक है, इंसानों की तरह दिखाते थे, जाके असली में तो गॉड को किसी ने नहीं देखा. ठीक है, बट ग्रीक इंसानों की तरह दिखाते थे. इवन इंडिया में भी श्री राम, उनकी जो मूर्तियां हैं मंदिरों में, उनकी जो इमेजेस हैं, वो एक इंसान के रूप में ही, मनुष्य रूप में, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया तो मनुष्य रूप में उनको दिखाया जाता है. सेम गोज फॉर श्री कृष्णा, सेम गोज फॉर बुद्धा एटसेट्रा. ठीक है, तो मैन गॉड की तरह दिखाते थे उनको विद सुपर नेचुरल पावर्स. ठीक है, इनके घुंघराले बाल होते थे, ये चप्पलें पहनते थे, सैंडल्स पहनते थे.
ठीक है, ये इस तरह वाले शूज नहीं पहनते थे, वो चढ़ावी जुत्ती कहते हैं इसको इन पंजाबी, जिसके आगे से इस तरह का एक स्पाइक होता है, तो ये सैंडल्स पहनते थे। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ फनी फैक्ट दैट आई लाइक टू शेयर। सैंडल्स पहनते थे एंड इनके क्लोथ्स ये देखिए, ब्यूटीफुल ड्रेपरी। ठीक है, तो ये ग्रीस में देखने को मिला था एंड दिस ड्रेपरी वॉज कॉमन टू बोथ ग्रीस एंड रोमन। ठीक है, क्योंकि कॉमन था तो अगर हम कहें कि ड्रेपरी सिर्फ ग्रीस से है या रोमन से नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, तो ओड एज मच एज टू रोमन्स एज टू ग्रीक। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी सिमिलैरिटी वाली चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपने आंसर में। इसके बाद डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इज वन फाइन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन गंधारा आर्ट। ठीक है, ब्रैकेट में अगर आपको वो कुछ एग्जाम्पल याद रहती कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के बुद्धा, ठीक है, जिनकी बहुत जबरदस्त इमेज बनी थी जिसकी वजह से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट पॉपुलर हुआ था। ठीक है, आई होप विच पर्टिकुलर इमेज आई एम रेफरिंग टू, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता इसको रिवाइज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो उनकी डिपिक्शन जो थी वहां पे भी ये सारे फीचर्स जो थे वो देखने को मिले थे। ऑल्सो देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर बुद्धा एंड ग्रीक गॉड हर्क्यूलिस वाज एक्चुअली डेमी गॉड। ये अब गॉड थे कि डेमी गॉड थे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। फॉर यूपीएससी आप गॉड हर्क्यूलिस भी लिख दें तब भी चलेगा। ठीक है, तो हर्क्यूलिस के साथ दिखाया हुआ है, जैसे ये देखिए आप गंधारा स्कल्पचर है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धा की इमेज है एंड दिस इज हर्क्यूलिस। ठीक है, तो यहां से भी हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ऑल्सो टेक्निक की अगर बात आए, टेक्निक के ऊपर, तो स्टको प्लास्टर विच वॉज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ग्रीक आर्ट वॉज वाइडली यूज इन गंधारा आर्ट वर्क एज वेल एंड इट वॉज जनरली यूज फॉर द डेकोरेशन ऑफ मोनास्टिक एंड कल्ट बिल्डिंग्स। तो हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब हमने ये बताना है कि ग्रीक्स का अकेले का इन्फ्लुएंस नहीं था, रोमन्स का भी था, तो कनेक्टिंग लाइन में वी कैन राइट बट टू से दैट गंधारा स्कल्पचर वाज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आर्ट फॉर्म वुड नॉट बी करेक्ट। गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स। तो अगेन हमने जो क्वेश्चन में लाइन यूज थी वो लाइन यूज करके उसको अपनी कनेक्टिंग लाइन में यूज करके वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट वी आर आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, एंड देन रोमन इन्फ्लुएंस हम बताएंगे। तो वी कैन राइट वाइल आइकन्स मतलब अब जब इमेजेस थी, ठीक है, इमेजेस में जो हमें देखने को मिलता था वो था बुद्धा, पद्मपानी, वज्रपानी एटसेट्रा। तो ऑल दीज आइकन्स, आइडल्स, ठीक है, इनके जो पोजेस थे, ऑल दीज थिंग्स कम इन आइकॉनोग्राफी। इसको आइकॉनोग्राफी भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ये और भी रिफाइंड वर्ड है। ठीक है, तो ये जो आइकन्स थे गंधारा स्कल्पचर के, दे वर इंडियन इन नेचर। हाउएवर जो थोड़े ब्यूटिफिकेशन के लिए जो जैसे कह लीजिए कि आप जब सब्जी बनाते हैं, एक तो होती है सब्जी, उसके ऊपर आप अगर गार्निशिंग करें कि धनिया डाल दिया, ऊपर लेमन से उसको डेकोरेट कर दिया, टमाटर से डेकोरेट कर दिया, तो वो एडेड एडवांटेज मिलती है सब्जी को। ठीक है, अपीलिंग होती है। तो नेचर तो उसकी इंडियन थी, लेकिन जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो मोटिव्स और जो टेक्निक्स यूज होती थी वो क्लासिकल रोमन आर्ट से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, तो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ क्लासिकल रोमन आर्ट जो हैं वो आप बता सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ वाइन स्क्रोल्स। दीज आर वाइन स्क्रोल्स फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपने देखा होगा, आप में से बहुत लोग इंस्टाग्राम एंड एवरी काइंड ऑफ पिक्चर एडिटिंग ऐप यू मस्ट हैव डाउनलोडेड इट। तो वहां पे जब बॉर्डर्स में जाते हैं तो कई बॉर्डर्स इस तरह की चीज यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड वाइन स्क्रोल्स। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लासिकल रोमन आर्ट। आप में से कई बच्चे अगर कभी मौका मिले रोम घूमने का, तो वहाँ पे चर्चेज में भी जो है ये बहुत देखने को मिलेगा। एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के भी अगर आप स्कल्पचर्स देखेंगे तो उसमें भी इसका इस मोटिव का या इस वाइन स्क्रोल का काफी यूज देखने को मिलता है। इसके बाद चीरब्स विद गार्लैंड्स, दीज आर आल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द गंधारा स्कल्पचर। ठीक है, कई गंधारा स्कल्पचर ऐसे हैं जहाँ पे चीरब्स विद गार्लैंड्स आर यूज्ड। दिस इज चीरब विद गार्लैंड। ये बच्चे को, छोटे बच्चे को, जैसे क्यूपिड आपने देखा होगा, तो क्यूपिड जैसे बच्चे, इस तरह से छोटे छोटे बच्चे, उनको चीरब कहते हैं विद गार्लैंड। ठीक है, इनके हाथ में गार्लैंड होता है, इनकी पूरी डेकोरेशन, जो इन्होंने कपड़े पहने होते हैं, बेसिकली दे आर गार्लैंड, दे आर नूड बट दे आर वेयरिंग अ गार्लैंड। तो ये भी गंधारा स्कल्पचर में देखने को मिलता है कई जगह पे, और ये भी इन्होंने इम्बाइब किया है ग्रीक से। इसके बाद ट्राइटन्स भी देखने को मिलते हैं। ट्राइटन्स आप कई स्कल्पचर्स अगर देखेंगे तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हरक्यूलिस साथ में दिखाया होता है, तो कई स्कल्पचर्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइटन्स भी साथ में दिखाए हुए हैं। बचपन में आपने एक कार्टून देखा होगा जहां पे ये कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था, जिनके हाथ में त्रिशूल था। त्रिशूल इज नोन एज ट्राइडेंट एंड दिस कैरेक्टर, सच कैरेक्टर इज नोन एज ट्राइटन। ये भी ग्रीक रोमन माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी
ये भी गंधारा स्कल्पचर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेंटोस का भी यूज हुआ था इन डिफरेंट गंधारा स्कल्पचर्स विच हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम क्लासिकल रोमन आर्ट। तो हमने काफी एग्जांपल दे दी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये फीचर्स जो हैं ये रोमन से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ऑल्सो द ड्रेपरी ऑफ बुद्धा इन वेरियस गंधार स्कल्पचर्स शेयर अ रिमार्केबल सिमिलैरिटी विद द ड्रेपरी ऑफ रोमन इंपीरियल स्टैचूज। अब रोमन के जो राजा राजाओं के जो स्टैचूज बने हुए हैं, जो रॉयल स्टैचूज हैं, उसमें भी ड्रेपरी वॉज अ वेरी रिमार्केबल फीचर, तो उसका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो हमने एक कन्वर्जेंस बना दी बिटवीन ग्रीक एंड गंधारा, रोमन एंड गंधारा। और कंक्लूड करते वक्त हम बहुत ही सिंपल कंक्लूजन इसकी दे सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स की ज्यादा लेवरेज है नहीं हमारे पास। वी कैन सिंपली राइट दैट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स डिस्कस्ड अबव इट इज एविडेंट दैट गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसमें हमने कंक्लूजन की है। अगर इससे बेटर कंक्लूजन आप करना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ कोट इफ यू हैव, ठीक है, कि जिसमें आप बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ब्यूटी, हम हिंदी में समझा रहे हैं इसको, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके, यू कैन कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू इंग्लिश एंड इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर आंसर। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो ब्यूटी है इट इज़ एन आउटकम ऑफ डाइवर्सिटी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रही है, और 11th-12th की नहीं कह रही, ये स्टैंडर्ड 6th की कह रही है। किसी भी चीज़ की ब्यूटी डाइवर्सिटी, किसी भी चीज़ की ब्यूटी जो है वो डाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है। एक रेनबो अगर है तो उसकी ब्यूटी इज बिकॉज ऑफ 7 कलर्स, नॉट अ सिंगल कलर, ठीक है। एक देश है, उसकी ब्यूटी इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हु आर एंड पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन्स हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, हु मेक दैट कंट्री अ नेशन। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड अ नेशन। तो एक देश की ब्यूटी जो है वो, एक देश जो है, एक कंट्री जो है, इट बिकम्स अ नेशन बिकॉज ऑफ द डाइवर्स पीपल, डाइवर्स पॉपुलेशन विच इज लिविंग इन इट। तो इसमें गंधारा स्कल्पचर के ऊपर देयर वॉज अ डाइवर्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस डाइवर्सिटी वॉज ओड टू रोमन्स एज मच एज टू ग्रीक, एंड दैट वॉट मेड इट अ हेरिटेज to the present generation of India। तो इसका मतलब ये है कि आपने कंक्लूजन जो दी वो थोड़ी हल्की सी, बहुत हल्की सी इमोशनल या फिर कहिए वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे दे दी, हल्की सी। बॉडी आपकी सारी एक्सप्लेन कोई कर रही है, तो ऐसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा और वेट डालने के लिए टू योर कंक्लूजन, ठीक है। बट क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर था तो इतना मैटर नहीं करेगा। बट येस, अगर आधा एक नंबर भी आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ऐसी कंक्लूजन भी दे सकते हैं, राइट। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये यूपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया था, GS1 का था। सिलेबस के साथ हमने लिंक देख लिया, किस तरह से प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स को हमने मेंस के आंसर में यूज कर लिया, हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। एंड क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। अगर आप यहाँ पे सीधा लिख देते, सिर्फ ये लिख देते कि गंधारा स्कल्पचर में रोमन्स के ये फीचर थे, ग्रीक से ये फीचर थे और खत्म, ठीक है, उससे बात नहीं बननी थी। आपको ये दिखाना था कि ग्रीक से ये इन्फ्लुएंस है, लेकिन केवल ये कहना कि ग्रीक से इन्फ्लुएंस है वो सही नहीं होगा। रोमन्स के भी हैं, रोमन्स के फिर कौन से हैं, वो हमने क्या किया, सब्सटेंसेशन की, एग्जांपल्स दी, और उससे हमारे आंसर में वेट आया, राइट। तो इस तरह के हम इस तरह से हम आंसर लिखेंगे तो एक वी कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स। तो दिस वाज इट इन टुडेज लेक्चर्स डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जिनके हम लेक्चर यूट्यूब पे शेयर करते हैं, उनके जो कंटेंट शीट्स हैं, उनकी PPTs, उनके PDFs, that we share on Telegram. So do subscribe to our Telegram channel, and in case you have any query regarding our test series for current affairs, परिश्रम 2020, जिसपे की डिस्काउंट चल रहा है अभी 15% का, बाय यूजिंग दिस कोड India15, ठीक है। ये कोड यूज करके आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, या फिर आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कीजिए इस ईमेल आईडी पे hello@civilstaff.com, एंड विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड विल हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। ऑल्सो यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 8146207241। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपका प्रीलिम्स 2020 डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है, एंड you'll definitely write mains and become an IAS officer. Wish you all the best for your exam and for all your endeavors in your life. Thank you so much.